अस्सलाम। इस वीडियो में हमने देखना है स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी चैप्टर 4 के जो रिमेनिंग क्लिनिकल्स हैं हमारे। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। अब स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी है वो एक्यूट भी हो सकती है, वो क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट का मतलब होता है सडन ट्रॉमेटिक इंजरी, अचानक से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई किसी भी वजह से, तो वो एक्यूट है। क्रोनिक ये होता है कि ड्यू टू एनी अंडरलाइंग पैथोलॉजी और कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होती एंड देन वो डैमेज होती रही, उसको हम कहते हैं क्रोनिक। और क्रोनिक यूजुअली मोर देन 3 मंथ्स होती है। अब एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, गन शॉट वूंड है, स्टैब कर दिया किसी ने किसी को, नाइफ वूंड है, इसी तरह फॉल फ्रॉम हाइट, किसी भी वजह से अचानक से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी ना तो एक्यूट है। अब इसमें हमारे पास जो डैमेज्ड पार्ट होता है ना, या तो उसकी रीजनरेशन होती नहीं है या हो तो बहुत कम होती है, और जो डिसेबिलिटी है ना वो परमानेंट होती है। जो फंक्शन एक दफ़ा चला गया बस चला गया, फिर वो नहीं आता। इसकी जो ट्रीटमेंट जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं ना वो ये कि ऑफकोर्स इंजरी हुई है तो वर्टिब्रल कॉलम की अलाइनमेंट भी ख़राब हुई होगी, वो भी फर्दर डैमेज ना करे, इसलिए उसको रीअलाइन किया जाता है और उसको स्टेबलाइज किया जाता है ताकि वो अपनी जगह से वापस से उसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। इसके अलावा डिकम्प्रेशन की जाती है किसी भी वजह से, ड्यू टू अलाइनमेंट भी, अगर अलाइनमेंट ख़राब हुई तो उसकी वजह से भी कॉम्प्रेस हो सकती है, जो इसलिए फिर हमने उसको डिकम्प्रेस किया, रीअलाइन किया। इसके अलावा ये कि कुछ न्यूरॉन्स तो चले गए हैं, अब जो बच गए ना उनके फंक्शन को वापस लाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए रिहेबिलिटेशन की जाती है। इसके अलावा कुछ न्यूअर ड्रग थेरेपीज़ है जैसे कि GM1 गैंग्लियोसाइड्स एंड मिथाइलपेरनिसोन। सो GM1 गैंग्लियोसाइड है वो एक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है जो कि हमारी जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है इसको स्टेबलाइज करना। अगर हम इंजरी के फ़ौरन बाद इसको दे दें तो इसका काफ़ी रोल होता है रीजनरेशन के अंदर, और ये फर्दर डैमेज को भी प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा मिथाइलपेरनिसोन है। मिथाइलपेरनिसोन जो है वो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर रहा होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑफकोर्स इंजरी हुई है उस जगह पे तो उसकी वजह से भी फर्दर डैमेज हो सकता है, तो वो ना हो उसके लिए हम मिथाइलपेरनिसोन देते हैं। अब क्रोनिक कंप्रेशन हमारे पास एक्स्ट्रा ड्यूरल भी हो सकती है, इंट्रा ड्यूरल भी। इसका कॉज जो है, अब अगर उसका कॉज आउटसाइड ड्यूरामेटर है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल है, अगर इनसाइड ड्यूरामेटर है वो इंट्रा ड्यूरल है। इसके लिए क्विक एनाटमी रिव्यू, हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले जब हम वर्टिब्रल कॉलम से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ड्यूरामेटर आती है, देन एरेक्नॉइड आती है, एरेक्नॉइड के बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, देन पियामेटर विच इज़ अटैच टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है जब हम बाहर से अंदर जाते हैं। तो एक्सट्राड्यूरल कॉज ये कि वो आउटसाइड ड्यूरामेटर कॉज है। अब वो क्या हो सकता है? हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो सकती है, वर्टिब्रल डिस्क की हर्निएशन है, वो अपनी जगह से हिली, उसने कॉम्प्रेस कर दिया। ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो सकता है वर्टिब्री का, क्योंकि जब ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है तो वर्टिब्री जो वर्टिब्रल बॉन्स है उनका नेक्रोसिस होता है, वो सॉफ्ट हो जाती हैं, उनकी अलाइनमेंट ख़राब होती है और वो कंप्रेस करती हैं। इसके अलावा वर्टिब्रल ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर प्राइमरी भी हो सकता है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ उसी की बोन्स में, या सेकेंडरी हो सकता है कि किसी और जगह पे तो था लेकिन वहाँ से मेटास्टेसाइज करके वो यहाँ पे आ गया हुआ है। ल्यूकेमिक डिपोजिट्स हो सकते हैं। ल्यूकीमिया कहते हैं वाइट ब्लड सेल के कैंसर को। जो वाइट ब्लड सेल का कैंसर होता है, वाइट ब्लड सेल की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है, वो एबनॉर्मली डिवाइड करते जा रहे हैं, तो वो जगह जगह इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। इसी तरह वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी एक्यूमुलेट होते हैं, और जैसे कि क्रोनिक कंडीशन है तो ऑफकोर्स ओवरनाइट नहीं हो जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर मंथ्स हो रहा होता है। ओवर मंथ्स वो डिपॉजिट होते जाते हैं एंड देन वो कंप्रेस करते हैं। इस तरह एक्स्ट्राड्यूरल एब्सिस है। एब्सिस मीन्स पस एक्यूमुलेशन। पस किसी वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल कुछ पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम पायोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो पस एक्यूमुलेट होती है, वो भी ऐसे ही है, आहिस्ते से एक्यूमुलेट होगी, देन वो कंप्रेस करेगी और हमारे पास सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा इंट्राड्यूरल कॉज होते हैं। इंट्राड्यूरल कॉज या तो एक्स्ट्रा मेडुलरी होंगे या इंट्रामेडुलरी, यानी ड्यूरामेटर के तो अंदर है बट स्पाइनल कॉर्ड के अगर वो बाहर है ना, एक्स्ट्रा मेडुलरी अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है तो वो इंट्रामेडुलरी है। एक्स्ट्रा मेडुलरी में मेनिंजियोमा हो सकता है, नर्व फाइब्रोमा। अब जहाँ भी ओमा आते हैं ना वो बेनाइन ट्यूमर, जैसे मेनिंजियोमा, फाइब्रोमा, लियोमायोमा। मेनिंजियोमा का मतलब ये कि बेनाइन ट्यूमर हो जाता है मेनिंजिस का। नर्व फाइब्रोमा का मतलब ये कि जो नर्व की आउटर शीथ है उसका बेनाइन ट्यूमर हो गया है, ये भी कॉम्प्रेस करती है। इसके अलावा इंट्रामेडुलरी है विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। विद इन द स्पाइनल कॉर्ड ग्लायोमा, यानी ग्लायल सेल्स का बेनाइन ट्यूमर, और ये प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक तो न्यूरॉन्स और एक ग्लायल सेल्स है, वी नो न्यूरॉन्स बाद में डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तो ऑफकोर्स वो ग्लायल सेल्स होती है जिनका ग्लायोमा हो जाता है। एंड उसके बाद फिर मैकेनिज्म है, लाइक किसी भी वजह से अगर कॉम्प्रेशन हो रही है ना, वो कोई भी कॉज हो सकता है, एक्स्ट्राड्यूरल इंट्राड्यूरल, मैकेनिज्म सेम ही है। आर्टरीज़ पे प्रेशर पड़ेगा। जब आर्टरीज़ पे प्रेशर पड़ेगा तो ऑफकोर्स वो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी, स्कीमिया होगा और न्यूरॉन्स की रीजनरेशन हो जाएगी। इस तरह वेन से प्रेशर पड़ेगा, ड्रेनेज नहीं सही होगी तो एडीमा हो जाएगा एंड न्यूरॉन का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। इसके अलावा ये कि इसके साथ ना डायरेक्ट कॉम्प्रेशन भी हो जाती है और उस वजह से फिर कंडक्शन ऑफकोर्स इम्पेयर होगी, ग्रे मैटर, वाइट मैटर और नर्व रूट्स की भी। CSF की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी,
ऑफ कोर्स उसकी फिर कंपोजिशन बिलो द लेवल ऑफ लियन वो चेंज हो जाएगी एंड वो भी फंक्शन को इम्पेयर कर देगी। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइन में पेन इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम जो सबसे पहले आती है। अब वो जो पेन है ना वो लोकल वर्टिब्रल पेन भी हो सकती है या वो रेडिएटिंग पेन भी हो सकती है। लोकल वर्टिब्रल पेन का मतलब ये है कि वो जिस सेगमेंट में इंजरी हुई है ना उस जगह पे पेन फील हो रही है। जिस लेट से L2 पे हर्निएशन हुई है तो वहाँ पे हमें पेन फील हो रही है, वो लोकल वर्टिब्रल पेन है। इसके अलावा रेडिएटिंग नर्व रूट पेन भी हो सकती है। अब फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। सो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहते हैं कि हमारे पास एक रिसेप्टर है, लेट से पेन का रिसेप्टर है। अगर आप उसको स्टिमुलेट करते हैं तो पेन जाती है एफरेंट पाथवे के थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एंड हम उसको परसीव या थैलेमस में या हम उसको परसीव कर रहे होते हैं। तो अब इस पूरे पाथवे में ना अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्टिमुलेट करते हैं ना तो जहाँ रिसेप्टर था वहाँ हमें पेन फील होती है। लेट से मैंने थैलेमस में या मैंने नर्व रूट का पाथवे कहीं पे भी मैंने लेट से स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ वो एंटर कर रहा था फाइबर वहाँ पे उसको स्टिमुलेट किया ना, पेन वहीं फील होनी जहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट था। तो ये होती है रेडिएटिंग नर्व रूट पेन। इसके अलावा ये कि कफिंग स्नीजिंग के साथ वर्स हो जाती है ऑफकोर्स क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है एंड रात को बढ़ जाती है क्योंकि रात को जब लेटते हैं तो लेटने से भी प्रेशर पड़ता है स्पाइनल कॉर्ड पे, तो अगेन कंडीशन जो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा मोटर साइंस एंड सेंसरी साइंस है। मोटर साइंस एट द लेवल ऑफ लियन अलग गाने हैं, बिलो द लेवल ऑफ लियन अलग गाने हैं। अब जहाँ पे लियन हो रही है ऑफकोर्स स्पाइनल कॉर्ड पे लियन हो रही है और स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ लियन हो रही है वहाँ एंटी मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं एंड वी नो दे आर लोअर मोटर न्यूरॉन्स। जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे हमारे पास होगा मसल पैरालिसिस, डिक्रीज टोन एंड वेस्टिंग। और ये मैंने क्यों पहले भी बताया हुआ है कि क्यों होगा मसल पैरालिसिस, क्योंकि अब वो वॉलंटरीली हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। वहीं से तो अल्फा मोटर न्यूरॉन ने जाना था और मसल अब यूज़ नहीं कर सकते तो उनका पैरालिसिस होगा। इसके अलावा ये कि जब आपने यूज़ नहीं करना तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी और वेस्टिंग हो जाएगी, साइज़ भी कम हो जाना है उनका। एंड डिक्रीज टोन, क्योंकि टोन के लिए जो आर्क थी उसमें एक कॉम्पोनेंट स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व था जहाँ एफरेंट्स आ रहे थे एंड इफरेंट्स जा रहे थे। मैंने बताया था कि आर्क का एक भी पॉइंट डैमेज होगा तो टोन ख़त्म हो जानी है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज टोन होगी। इसके अलावा बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस आएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन से फाइबर्स आ रहे थे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू नीचे। अब लियन से ऊपर तो वो आराम से आते गए, लियन से नीचे वो नहीं कर पाएंगे काम। इसकी बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ना एक बंदा है, उसका घर है, वो डिलीवरी बॉय है, वो वहाँ से निकला है और स्पाइनल कॉर्ड वो रिश्ता था जहाँ से वो आ रहा था, रिश्ते में उसने डिलीवरीज कर दी, देन लियन हो गई, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, उससे आगे तो वो डिलीवरी कर नहीं सकता, तो आगे के जितने फंक्शंस हैं ना वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। इस वजह से स्पैस्टिसिटी होगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा और वेबेन्स्की साइन होगा। एंड इन तीनों के कॉजेज़ हमने पहले भी देखे हैं। वेबेन्स्की साइन क्यों होगा, क्योंकि जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा तो जो रिमेनिंग ट्रैक्ट्स है वो डोमिनेट कर जाएंगे और हमारे पास प्लांटर एक्सटेंशन होगी। इस तरह हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा क्योंकि नॉर्मली जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो इनहिबिटरी होते हैं और वो रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं होने दे रहे होते। क्योंकि वो डैमेज हो गया तो रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एग्जैजरेट कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा स्पैस्टिसिटी भी अगेन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होगी, एक तरह से रिजिडिटी होगी। इसके अलावा जो सेंसरी लॉस है वो डिपेंड कर रहा है कि ट्रैक कौन सा इन्वॉल्व था। अगर तो पोस्टीरियर कॉलम इन्वॉल्व था यानी डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, तो हमारे पास जो सेंसेशन उसके थ्रू आ रही थी ना वो चली जानी है, नहीं प्रोप्रिसेप्शन होगी, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, बट ऑन द सेम साइड, बिकॉज वी नो उन्होंने डिकसेट नहीं किया था, वो इप्सी लैटरली असेंड कर रहे थे, इसलिए सेम साइड। इसके अलावा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की अगर लियन हो जाती है पेन टेम्परेचर चला जाएगा बट ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि उन्होंने एंटर होते साथ ही मिड लाइन को क्रॉस किया था, उन्होंने डिकसेट किया था, इसलिए वो हमें जो लियन मिलेगी ना वो ऑपोजिट साइड या कॉन्ट्रालेटरल साइड की होगी, वहाँ पे हमें सिम्टम्स मिल रहे होंगे इसके। देन लास्ट इज़ डायग्नोसिस। इससे रिलेटेड जो है अब अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप जल्दी डायग्नोस कर लेंगे तो ऑफकोर्स आप फर्दर डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उनमें एक्सरे, CT स्कैन, MRI है और इसके बाद स्पाइनल टैप या लंबर पंक्चर। उसमें मैंने पहले बताया था कि हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एस्पिरेट करके उसकी कंपोजिशन को स्टडी करने से हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है। इसके अलावा माइलोग्राफी जस्ट लाइक एक्सरे, हम वर्टिब्रल कॉलम या जो भी पार्ट है उसको एक्सरे इमेजिंग के थ्रू देख लेते हैं कि कोई लियन है या नहीं है। इसके अंदर बस यही था। नेक्स्ट वी हैव स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी हिस्सा है ना वो डैमेज हो गया ड्यू टू एक्यूट इंजरी, तो टेम्परेरीली फंक्शन चला जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पाइनल शॉक। टेम्परेरी कंडीशन होती है, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन वापस आ जाता है। यूजुअली आवर्स टू वीक्स होती है, 6 to 8 वीक्स तक होती है। अब बिलो द लेवल ऑफ लियन सारे फंक्शन चले जाते हैं। अब एट द लेवल ऑफ लियन हमें पता है लोअर मोटर न्यूरॉन से, तो उसकी वजह से जो साइन सिम्टम्स आएंगे वो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज वाले आएंगे एट द लेवल ऑफ लियन, यानी कि फ्लैसिड पैरालिसिस, एब्सेंट रिफ्लेक्सिस, सेंसरी लॉस। इसके अलावा लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन भी होगा। उसकी वजह ये कि हमारे पास थ्रेकोलम्बर आउटफ्लो होते हैं ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, T1 to L2,
उसकी वजह से ये है कि हमारे पास सिंपैथेटिक टोन चली जाएगी और हाइपोटेंशन हो जाएगी, क्योंकि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं रही, डायलिटेशन होगी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। इसके अलावा ये कि जैसे जैसे शॉक रिजॉल्व करता है, शॉक से हमारे जो फाइबर्स हैं वो रिकवर करते हैं, तो हमारे पास रिफ्लेक्सेस वापस आ जाते हैं। इसके अलावा साथ ये कि स्पास्टिसिटी भी डेवलप हो जाती होती है, जो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लियन को इंडिकेट कर रहा होता है वो। इसके अलावा ये कि हम स्पाइनल शॉक को चेक कर सकते हैं कि स्पाइनल शॉक है कि ख़त्म हो गया। उसके लिए हमारे पास है एनल स्फिंक्टर रिफ्लेक्स। हम लोग ग्लव्स पहन लेते हैं फिंगर्स पे एंड देन उनको एनल केनाल में से पास करते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि जो पेरी एनल रीजन है, यानी क्लिटोरिस इन द फीमेल्स एंड ग्लैंड्स पेनिस इन द मेल्स, अगर उस हिस्से में हम उस हिस्से को हम जेंटली प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो हमारे एनल स्फिंक्टर ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो कंस्ट्रिक्ट करता है। ये नॉर्मल है। अगर नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है कि स्पाइनल शॉक प्रेजेंट है। अब कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स जो अपीयर हो रहे होते हैं किसी भी कंडीशन में। अब कंप्लीट कॉर्ड की अगर ट्रांजैक्शन हो जाए तो हमारे पास क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। अब कंप्लीट कॉर्ड की ट्रांजैक्शन के कॉज क्या हो सकते हैं? ट्रॉमा, स्टैब वुंड, ट्यूमर, कुछ भी हो सकता है। अब बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या होगा और एट द लेवल ऑफ लियन क्या होगा? पहले एट द लेवल ऑफ लियन देख लेते हैं। एट द लेवल ऑफ लियन क्या होगा? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के जो मोटर न्यूरॉन्स से वो डैमेज होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन ने डैमेज होना है ना, हमारे पास मसल पैरालिसिस होगा, और वो पैरालिसिस भी होगा फ्लैसिड टाइप का। फ्लैसिड पैरालिसिस होना है, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाने हैं जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन का लियन होगा। इसके अलावा यहाँ पे कि जो ब्लैडर एंड बाउल के मूवमेंट है ना, उनका जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो आपने पढ़े होंगे डिसेंडिंग पाथवेज में एक डिसेंडिंग ऑटोमिक पाथवेज भी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वॉलंटरी कंट्रोल के लिए। अब जब वो चले जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो हमारे ये जो कंट्रोल है ना, ये भी ख़त्म हो जाता है। बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या होगा? कंप्लीट सेंसरी लॉस होगा, यानी पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन सब चली जाएंगी। और इसके अलावा बायलेटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस होगा और एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन में होता है। उसकी वजह ये कि अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन वाले सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्योंकि जो ऊपर से डिसेंडिंग ट्रैक्ट से अब वो आगे नहीं जा पा रहे, इसलिए उन हिस्सों को जहाँ उन्होंने सप्लाई करना था वहाँ पर हमें अपर मोटर न्यूरॉन लियन वाले साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, यानी स्पैस्टिक पैरालिसिस होगा और एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे। नेक्स्ट वी हैव एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। ये तब है जब एंटीरियर पार्ट डैमेज होता है। यूजुअली एंटीरियर पार्ट तब डैमेज होता है जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का क्लूजन हो जाती है या डिस्क की हर्निएशन इस तरह से हुई है कि वो एंटीरियर पार्ट को कंप्रेस करिए। अब इसमें क्या होना है कि जो पेन, टेम्परेचर, लाइट टच, ये सब है ना, इनको इन्होंने तो अफेक्ट होना है, लेकिन जो वाइब्रेशन, प्रोप्रिसेप्शन या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो पोस्टीरियर ट्रैक्ट के थ्रू जा रहे थे, तो ये इंटेक्ट रहते हैं। बाकी पेन, टेम्परेचर, लाइट टच यानी जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू जा रहे थे वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो एंट्रोलैटरली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आगे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी होते हैं और वो अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से मोटर पैरालिसिस होगा, मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम तब होता है जब हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है, यूजुअली सर्वाइकल स्पाइन की, जैसे कि आगे दिखाया हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे सर्वाइकल स्पाइन देख सकते हैं आप, इंजरी की वजह से वो पीछे को हेड टिल्ट हुआ एंड हाइपर एक्सटेंशन हो गई है इस पॉइंट पे। इस तरह के केसेस में हमारे पास जो सेंट्रल कॉर्ड है ना वो डैमेज हो रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल पार्ट होता है वो डैमेज होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे अपर लिम्स हैं ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन द लोअर लिम्स। इसकी वजह है लेमिनेशन, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। लेमिनेशन क्या होती है? जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। अब हमारे पास क्या होता है कि लेट से हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को देख लेते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट असेंडिंग ट्रैक्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो नीचे से अगर हम स्टार्ट करें टिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, तो सबसे पहले तो सेक्रल वाले फाइबर्स आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो फाइबर्स मीडियल साइड पर ऐड होते जाते हैं, और जो सेक्रल है वो लैटरल मोस्ट होता है और सर्वाइकल वाला मीडियल मोस्ट होता है। इसी तरह कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसमें भी ऐसे होता है, सर्वाइकल वाले मीडियली होते हैं और सेक्रल वाले लैटरल मोस्ट होते हैं। अब सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम है, वो सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा तो वो सबसे पहले किसको कंप्रेस करेगा? हमारे सर्वाइकल वाले को, यानी वो वाले सेगमेंट जिन्होंने अपर लिम्ब वाले पार्ट को सप्लाई करना था। जबकि जो सेक्रल वाले हो गए या फिर लंबर वाले हो गए वो तो लैटरल मोस्ट है, वो सबसे एंड पे अफेक्ट होंगे अगर बहुत ज़्यादा मतलब पूरा ही इन्वॉल्व होगा उसके बाद। वरना से सेंट्रल है ना तो जस्ट सर्वाइकल या थोरेसिक होगा, ही नहीं अपर पोर्शन अफेक्ट होगा, लोअर नहीं होगा, और अपर का सेंसरी मोटर दोनों ही हो रहे होंगे। इसके अलावा ये कि सेक्रल सेंसेशन नहीं होगी हमारी अफेक्ट, सिर्फ थोरेसिक और सर्वाइकल वाली हो रही होगी। इसके अलावा ये है कि पेशेंट अपने टोज़ को मूव कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि नीचे वाले तो हमारे इंटेक्ट ही रहेंगे, क्योंकि वो तो सेक्रल और लंबर वाले से हो रहे थे। एनल स्फिंक्टर टोन भी इंटेक्ट रहती है और रिकवरी अच्छी होती है अगर एडिमा इसका कॉज हो। अगर कोई और कॉज है ना तो वो यूजुअली जो बाकी कॉज है ना वो ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं, तो उसमें रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती।
लास्ट इज़ ब्राउन सीक्वार्ड सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वार्ड सिंड्रोम तब होता है जब कॉर्ड का हेमी सेक्शन हो जाए, यानी कॉर्ड एग्जैक्टली आधा हिस्सा डैमेज हो कॉर्ड का। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर कंडीशन है, मतलब बहुत ही रेयर है कि सिर्फ आधा हिस्सा डैमेज हो और आधा बिल्कुल इंटेक्ट हो। कॉज यूनिलैटरल कंप्रेशन या स्टैब वुंड, इस तरह से स्टैब किया हो किसी ने कि वो जस्ट आधा हिस्सा डैमेज हुआ हो। अब एट द लेवल ऑफ लियन अगेन लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, यानी वही सेम सिम्टम्स जो मैंने बार बार बताए हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा इप्सी लैटरल साइड पर बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या होगा? बिलो द लेवल ऑफ लियन ऑन द सेम साइड हमारे पास मोटर फंक्शन खत्म हो जाएगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा, इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा। इसके अलावा लॉस ऑफ वाइब्रेशन, प्रोप्रिसेप्शन, क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम डैमेज हो गया हुआ है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट सेम साइड पे क्यों? क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है पिरामिडल फाइबर्स वो डेकोसेट कर रहे थे ऊपर मेडुला के लेवल पे, नीचे उन्होंने डेकोसेट करना नहीं होता, इसलिए वो इप्सिलैटरली आते हैं। इप्सिलैटरली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने जिन मसल को सप्लाई करना था वो, इसके अलावा वाइब्रेशन, प्रोप्रिसेप्शन वो भी ऑन द सेम साइड, क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम वाले भी डेकोसेट नहीं कर रहे होते। कॉन्ट्रालैटरल साइड पे जस्ट पेन एंड टेम्परेचर, क्योंकि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना वो डिकोसेट कर रहा होता है जस्ट यहाँ पे, यानी जिस हिसाब से डैमेज हुआ है ना उस तरह से, क्योंकि तो एंटर होते साथ ही डिकोसेट करता है, इस वजह से इसके केस में कॉन्ट्रालैटरल, बाकी जो है ना वो इप्सिलैटरल। आगे है साइरिंगोमाइलिया। साइरिंग्स कहते हैं किसी भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी को। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड है ना, यूजुअली ये ना सर्वाइकल रीजन में हो रहा होता है कि कैविटेशन हो जाती है, एक फ्लूइड फिल्ड सी कैविटी बन जाती है, तो यहाँ पे बनी भी हुई है और इन द सर्वाइकल रीजन ही बनी हुई है। नॉर्मल है ऊपर और नीचे कैविटी है जो कि काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है। अब क्योंकि ये सर्वाइकल रीजन में ज़्यादा हो रही होती है ना, इसलिए हमारे पास जो साइंस सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना वो हमारे शोल्डर्स और आर्म्स वाले रीजन में आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक अ केप। केप जैसे अक्सर सुपर हीरोज़ ने पहना होता है, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, यहाँ पे बना भी हुआ है। तो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि जो शोल्डर्स और आर्म्स है ना वो अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो केप होता है वो भी इन्हीं एरियाज़ को हमारे कवर कर रहा होता है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पोस्टीरियर कॉलम को कुछ नहीं होता, इसलिए टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रिसेप्शन या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वो चीज़ें इंटेक्ट रहती हैं। बाकी पेन एंड टेम्परेचर वो चले जाते हैं और उन्हीं रीजन में से, यानी शोल्डर और आर्म वाले में से। इसके अलावा ये कि लोअर मोटर न्यूरॉन की वीकनेस होगी, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट न्यूरॉन्स हैं ऑफकोर्स वो कंप्रेस होंगे इसकी वजह से, और यूजली हैंड मसल की वेस्टिंग हो जाती है इसके अंदर। इसके अलावा ये कि अगर लियन बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाए तो ये लेग्स के मसल को जो न्यूरॉन सप्लाई कर रहे थे उनको भी अफेक्ट करती है, और वहाँ पे फिर स्पेस्टिक पैरालिसिस हो जाता है एंड पॉसिबली हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्यों हो जाएगा? हॉर्नर सिंड्रोम में हमारे पास 3 चीज़ें हो रही होती हैं, टॉसिस, मायोसिस एंड हाइड्रोसिस। ये तब होगा जब ये डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक पाथवेज को इन्वॉल्व कर लेगा और हमारी जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, तब हमारे पास होगा हॉर्नर सिंड्रोम। लास्ट इस इसके बाद है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो वायरल इन्फेक्शन है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। ये सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, इसके साथ साथ मोटर न्यूक्लिया ऑफ द क्रीनियल नर्व्स। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे वाली मैंने एक देखी थी कंडीशन, उसमें मोटर न्यूक्लिया ऑफ क्रीनियल नर्व्स नहीं थे, उसमें जस्ट एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ही थे। तो पोलियो के अंदर ये कि दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। टाइप ऑफ लियन लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन क्योंकि एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स वही आएंगे जो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन वाले होते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग स्पेशली इन द लोअर लिम्स, फेसिकुलेशंस हो सकती हैं। फेसिकुलेशंस सडन वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस। फेसिकुलेशन तब होती हैं जब हमारे पास जब कुछ न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं और उनका फंक्शन इन्हांस हो जाता है। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती हैं जिसको हम कहते हैं फेसिकुलेशंस। इसके अलावा ये कि सीवियर केसेस में अगर वो रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इन्वॉल्व कर ले, जैसे मसल्स ऑफ डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा बल्बर इन्वॉल्वमेंट, हमारे पास कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने बताया ना कि मोटर न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रहे थे। कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट ये होता है कि कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं एंड वो हमारे जो मोटर न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स है ना उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं आगे, फिर वो मसल्स ऑफ हेड, नेक और फेस इनको आगे सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो वो भी वाले जो मसल्स हैं ना, हेड, नेक, फेस और फेरिंग्स, लेरिंग्स, वो भी सारे जो है ना उनका भी पैरालिसिस हो जाता है। टंग के मसल्स का भी पैरालिसिस हो जाता है इसके अंदर। ओके, और इसके अंदर रिकवरी तब हो सकती है अगर न्यूरॉन्स हैं परमानेंटली डैमेज ना हुए, क्योंकि एक दफ़ा आपको होता है न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो बस फिर वो वापस नहीं आते। देन इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स से उनकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। एंड ये जो डीमाइलिनेशन है ये ऑटो इम्यून है, हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स
वो मिस्टेकनली हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन होती है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना, इसमें रिमिटिंग रिलैप्सिंग हो रही होती है। रिलैप्सिंग ये है कि किसी कंडीशन का वापस से जाना, और इस केस में जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस वापस आता है ना, उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट होते हैं। रिमिटिंग होता है ख़त्म हो जाना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यही हो रहा होता है। बंदे को बीमारी हुई ना, थोड़ी देर बाद वो मतलब कुछ दिन बाद बंदा बिल्कुल ठीक, कुछ जैसे है ही नहीं, दैन अगेन बीमारी आएगी और पहले से एग्जैजरेटेड होगी और ज़्यादा शिद्दत उसकी ज़्यादा होगी, दैन अगेन ये साइकिल चलता रहता है। इसको हम कहते हैं रिमिटिंग रिलैप्सिंग। माइग्रेन ख़त्म, स्लो और ब्लॉक नर्व कंडक्शन, सिंपल इसके अंदर हो रहा होता है। क्लिनिकल फीचर में वीकनेस ऑफ लिम्स हो जाएगी, स्पैस्टिसिटी, अपर मोटर न्यूरॉन लियन ऑफ कोर्स क्योंकि ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। एटेक्सिया हो जाएगा अगर सेरिबेलर ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट है, बंदा सही से चल फिर नहीं सकता इसके अंदर। विजुअल डिस्टर्बेंसेस क्योंकि ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व वो भी ऊपर ही प्रेजेंट है, इस वजह से वो भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। अब बात ये कि रिमिशन क्यों हो रही होती है, इतनी एग्जैजरेटेड रिस्पांस किस वजह से आ रही है, क्योंकि डीमाइलिनेशन हो रही है। डीमाइलिनेशन होने की वजह से जो एक एक्सपोज सोडियम चैनल्स थे वो ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कंडक्शन करवाएंगे, एग्जैजरेटेड रिस्पांस प्रोड्यूस होता है रिमिशंस में। देन एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस यानी लू गैरिक डिजीज़, इसका कॉज अननोन है और ये सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी जो क्रेनियल न्यूक्लियस है ना, क्रेनियल नर्व्स के मोटर न्यूक्लियस थे उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लियन वाले सिम्टम्स आएंगे। एंटीरियर हॉर्न के मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो लोअर मोटर न्यूरॉन वाले सिम्टम्स आएंगे। अपर मोटर न्यूरॉन वाले बार बार हमने देखे स्पैस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, वेमेंस्की साइन। लोअर मोटर न्यूरॉन मसल वेस्टिंग, फ्लैसिड पैरालिसिस और समटाइम्स फेसिकुलेशंस हो जाती हैं। रीज़न क्या होता है कि कुछ तो डैमेज हो गए हैं, जो रिमेनिंग होते हैं वो हाइपर एक्साइटेबल, रैपिडली फायर करते हैं और फेसिकुलेशंस होती हैं। प्रोग्रेशन इसकी क्रोनिक है, लंबे अरसे पर चलने वाली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और अगर 2 से 6 साल तक बहुत ज़्यादा फैटल हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। इसलिए वही कि सेंसेशन नॉर्मल रहते हैं, क्यों? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व ही नहीं होते, जस्ट मोटर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मोटर फंक्शन इम्पेयर्ड है, सेंसरी नॉर्मल रहते हैं। देन पार्किंसन डिजीज़, पार्किंसन में ये होता है कि हमारे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, इनका सब्सटेंशियल आइग्रा, उनकी डिजनरेशन हो जाती है और डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अब हमारी बॉडी में एक नॉर्मल बैलेंस होता है बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन। एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है, डोपामिन इनहिबिटरी है, दोनों का होना ज़रूरी है। अब डोपामिन है नहीं तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा, उसको रोकने वाला कोई है नहीं, एक्साइटेटरी फंक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे। बंदा रेस्ट पे बैठा है ना, उसके हाथ कांप रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, इसको पिन रोलिंग ट्रेमर भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो थंब है ना और इंडेक्स फिंगर है वो दोनों को ऐसे ऐसे रोल करता रहे, जैसे अंदर कोई चीज़ रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पे पिल बनी है ना, पिल जिसे हम कोई पिल खाते हैं, बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ अगर अपनी 2 फिंगर इधर में रोल करें ना, ऐसे लग रहा होता है, इसलिए से पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। इसके अलावा कॉगविल रिजिडिटी, कॉगविल रिजिडिटी का जैसे यहाँ पे कॉगविल बना भी हुआ है, अगर आपने कभी उसको मूव करके देखा हो, अक्सर कार्टून्स और मूवीज़ में क्लॉक्स के अंदर दिखाया होता है, क्लॉक टावर में अगर अंदर का सीन हो तो ये तो लाजमी होता है उसके अंदर। कॉगविल रिजिडिटी होती है अगर हम उस बंदे के ना लिम्ब को पैसिवली मूव करें, खुद मूव करें, वो बंदा कुछ नहीं करे, हम मूव करेंगे ना, तो पहले हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा, देन हल्का सा मूव होगा, देन ज़ोर लगाएंगे, फिर खुद ही हल्का सा मूव हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो टिक 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 वाली मूवमेंट है ना, इसको कॉगविल रिजिडिटी बोलते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया होगा, बंदा जल्दी से चल नहीं सकता, स्लो मूवमेंट होगी। इसके अलावा मास्क लाइक फेस, क्योंकि ऑफकोर्स फेशियल मसल्स का पैरालिसिस हो गया हुआ है, इसलिए उसके एक्सप्रेशन लेस हो गया हुआ है, उसको मास्क लाइक फेस बोलते हैं। इसके अलावा शफलिंग गेट मतलब वो बंदा ना जल्दी जल्दी स्टेप्स नहीं ले सकता, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेगा और ऐसे लगेगा जैसे वो ज़मीन से पाँव उठा ही नहीं रहा, इसलिए हम उसको कहते हैं शफलिंग गेट। देन पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। पर्नीशियस एनीमिया फेलियर टू एब्जॉर्ब विटामिन B12, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं इसकी से हमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब इसके अंदर डीमाइलिनेशन क्यों हो रही होती है? क्योंकि विटामिन B12 की जाती है डेफिशिएंसी। विटामिन B12 जो है ना वो हमें एक रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, सक्सिनाइलकोलिन और मिथाइल कोबालामीन की जो कन्वर्जन होती है उसके लिए। अब वो हो नहीं पाती, जिसकी वजह से जो वन ऑफ द सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो डीमाइलिनेशन कर रहा होता है। तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी में जो डीमाइलिनेशन है वो इस तरह से हो रही होती है। अब इसमें जो डैमेज है ना वो पर्टिकुलरली जो हमारा पोस्टीरियर और लैटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर हो रहा है। पोस्टीरियर इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन हो रही होगी, और इसके अलावा लैटरल कॉलम्स इन्वॉल्व है तो स्पैस्टिक पैरालिसिस हो गया, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपको पता है लैटरल वाइट कॉलम में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से मसल्स का स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगा। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो रही होगी, क्योंकि ऑफकोर्स जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनकी भी डीमाइलिनेशन हो रही होगी, इसलिए पेरिफेरल एरियाज में भी हमें सिम्टम्स मिल रहे होंगे इसके।